राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैंने पिछला वीडियो में जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 तक, मतलब कि यहाँ तक मैंने आपको जो है इससे पहले क्वेश्चन तक जो है सॉल्व कराया था। आज आप उससे आगे जो है स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें अब आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल। रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल मतलब Na, सोडियम मेटल विथ वाटर के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? टू गिव अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है क्या होता है? रिलीज होता है। तो अब इस इक्वेशन को क्या करना है? आपको बैलेंस करना है। तो इस इक्वेशन को जो है बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि क्या होना चाहिए, इनका रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होने चाहिए। तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, 2 नहीं, इधर हाइड्रोजन आपका 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 + 1 ये कितना हो गया 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो इसको बैलेंस, इधर सोडियम 1 है, इधर जो है ऑक्सीजन कितना है 1, लेकिन हाइड्रोजन को हमें कितना, यहाँ पर जो है 2 तो 3, तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो सर देखिए, इधर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सोडियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 होगा, तो 2 का इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर जो है हाइड्रोजन कितना हो गया 2 × 2 = 4, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। सोडियम को बैलेंस करना है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब तक आप इसका थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन बनाने का कोशिश करिए। क्या कर रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का क्या होता है? तो NH3, इसको रिएक्ट कराया जाता है विथ ऑक्सीजन से, O2 से, तो क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है N2 प्लस वाटर H2O। अब इसको क्या करना है? आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो इधर देखिए, नाइट्रोजन 1 है, इधर आपका 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो हाइड्रोजन इधर 3, इधर हाइड्रोजन आपका 2 है, तो हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हुआ 3 × 2 = 6। अब हाइड्रोजन 6 हो गया तो इधर भी हाइड्रोजन को कितना करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा, तो 3 × 2 = आपका कितना हो जाएगा 6, आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन आपका क्या है? इधर ऑक्सीजन जो है कितना है 3 हो गया। तो अब कैसे बैलेंस करेंगे? तो इधर 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसको लिखेंगे 2NH3 + 3O2 = N2 + 6H2O। अब यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन 12 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। अब हाइड्रोजन को 12 करना है तो यहाँ पे कितना है 6, तो अगर इधर 2 का और मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कितना हो गया 2 × 2 = 4NH3 + 3O2 2N2 + 6H2O। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 2 × 2 = 4, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। अब ये आपका क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट जो कहता है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ आयरन। आयरन को रिएक्ट कराता है स्टीम, एफ मतलब किससे, सुपर हीटेड स्टीम से, H2O से। तो आपको क्या प्राप्त होता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड मतलब कि Fe3O4 ऑफ आयरन एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसे आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। ट्राई करिए, ध्यान देते हैं। इधर Fe जो है कितना है 1, इधर कितना है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4। तो Fe को 3 करना है तो इधर 3 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो 3Fe प्लस हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, तो 4 का इधर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 4H2O। तो हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन हो गया। ये आपका Fe3O4 प्लस इसको 8 करना है तो 4 का इधर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4H2। यही हो जाएगा इसका बैलेंस। चेक कर लीजिए एक बार। Fe मतलब आयरन 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है। तो इधर देखेंगे आप हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, इधर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तो ऑक्सीजन को 2 करना है तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4, तो इधर भी 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, जिंक रिएक्ट्स विथ, यहां पर आप देखेंगे Zn2 है, Cl2 है, तो Cl को 2 करने के लिए 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए जिनको ये बैलेंस करना नहीं आ रहा है वो पिछला वीडियो देखे, इससे पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने जो है बैलेंस करना वहां पर अच्छे से सिखाया हुआ है, उसको जाकर के जो है पहले उस वीडियो को क्लियर कर ले। इसके बाद क्या कर रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विथ सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर एंड बैलेंस इट। ये आप क्वेश्चन अब खुद से बना लेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप बना लेंगे। चलते हैं आगे। आगे जो है इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कर लेंगे। ये सब काफी इजी जो है, अब बैलेंस करना आपको आना चाहिए, अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे और बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। अब आते हैं व्हाट आर आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन किसे कहते हैं, तो आयनिक इक्वेशन वे केमिकल इक्वेशन है जिसमें एटम मॉलिक्यूल्स के साथ साथ आयंस भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसे आयोनिक मतलब कि आयनिक इक्वेशन कहते हैं। आयनिक इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन जिसमें जो है क्या क्या आपके पार्टिसिपेट करते हैं, एटम्स। देखिए आयनिक इक्वेशन इन्वॉल्व नॉट ओनली एटम, केवल एटम और मॉलिक्यूल ही नहीं इन्वॉल्व होते हैं, बट लेकिन और क्या इन्वॉल्व होता है, आल्सो आयंस एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। उस रिएक्शन में आयंस भी पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि आयनिक इक्वेशन इन्वॉल्व नॉट ओनली एटम एंड मॉलिक्यूल्स बट आल्सो आयंस एक्चुअली taking part in the reaction. These reactions are shown using ions and are called ionic reaction. वो रिएक्शन, दीज रिएक्शंस आर शोन यूजिंग आयंस, मतलब उन रिएक्शंस को जो है आयंस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इसे जो है क्या कहा जाता है, आयनिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक रिएक्शन। अब जो है इन आयनिक रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, मतलब यहाँ पर जो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट होगा या रिप्लेसमेंट होगा
वो जो होगा वहां पर आयन जो है क्या करेंगे, चीजों को डिस्प्लेस करेंगे। तो वही कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, इसमें जो है आयंस का एक्सचेंज होता है। और क्या होता है, आयंस आर रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पर आयन जो है रिड्यूस्ड होंगे या ऑक्सीडाइज्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दीज आर टिपिकली रिएक्शन ऑफ आयन कंपोनेंट्स, ये जो है टिपिकल रिएक्शन है आयनिक कंपोनेंट्स का। इसको थोड़ा सा और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर CuSO4 प्लस Fe, तो ये जो रिएक्ट करके क्या बना, FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर जो है आयंस मतलब पार्टिसिपेट, ये जो है SO4 2 माइनस इज अ स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर उसे कहते हैं जो दोनों साइड में होगा लेकिन जो है केमिकल रिएक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यानी कि इसमें जो है ये स्पेक्टेटर को रिमूव कर दिया जाता है, स्पेक्टेटर को दोनों साइड से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे इसको यहां से रिमूव करेंगे, इसको यहां से रिमूव करेंगे, इसके बाद जो इक्वेशन बनेगा उसी इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पर क्या बच गया, Cu, ठीक है, 2 प्लस आयन, यहाँ क्या बच गया, Fe एरो Fe2 प्लस आयन प्लस Cu। तो ये जो इक्वेशन बना है इसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, आयनिक इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, आयनिक इक्वेशन। समझ में आया, मतलब जो स्पेक्टेटर होता है उसको रिमूव कर देना है, स्पेक्टेटर को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। और थोड़ा सा समझते हैं, आयंस दैट आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, मतलब वे आयंस जो दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, रिएक्टेंट एज मतलब कि दोनों साइड में, तो रिएक्शन के दोनों साइड में रिप्रेजेंट होते हैं, बट लेकिन डू नॉट टेक पार्ट इन द एक्चुअल केमिकल रिएक्शन, लेकिन वह केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पार्ट नहीं पार्टिस। जैसे कि यहाँ पर आयन कौन, SO4 जो है ये दोनों साइड में है लेकिन यह केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक हो रहा है Fe और एक हो रहा है Cu, फेरस एंड कॉपर। ये दोनों के दोनों जो है आपके क्या कर रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। कौन नहीं हो रहा है, SO4 दोनों साइड में होते हुए, इसीलिए इसको इसमें से रिमूव करके जो है आगे का इक्वेशन को रिप्रेजेंट। इसको लिखने का तरीका क्या है, तो मैंने लगभग समझा दिया है, बस उसी बात को यहाँ पे लिखा गया। क्या है, राइट द बैलेंस मॉलिक्यूलर इक्वेशन, इक्वेशन को जो है बैलेंस करके लिखना है। इसके बाद क्या है, स्प्लिट, किसको स्प्लिट कर देना है, सोल्यूबल कंपाउंड्स इनटू आयंस, यानी कि जो उसमें कंपाउंड्स हैं उनको आयंस के रूप में स्प्लिट कर देना है। इसके बाद कैंसल आउट द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर को बाहर निकाल देना है, स्पेक्टेटर को क्या कर देना है, कैंसिल करा देना है। दोनों साइड से स्पेक्टेटर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे देखिए समझिएगा, यहां पर जैसे इसको आपने स्प्लिट किया, स्प्लिट करेंगे तो कैसे होगा, Cu2 प्लस SO4 माइनस 2 माइनस प्लस Fe, इधर क्या होगा, Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस Cu। अभी यहां से ये जो स्पेक्टेटर है, स्पेक्टेटर को कैंसिल आउट करा देंगे, तो ये जो बचे इसी को हम जो है आयनिक इक्वेशन कहेंगे। यही आयनिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनिक इक्वेशन। तो वही कह रहा है कि कैंसिल आउट कर दीजिए स्पेक्टेटर को, स्पेक्टेटर को कैंसिल आउट, राइट द नेट आयनिक। अब उसके बाद जो है उस आयनिक इक्वेशन को लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे करके समझाया गया है। जैसे क्या है, Zn है प्लस HCl, ये आपका रिएक्ट करता है Zn
Cl2 प्लस H2। अब दोनों साइड में ऐसा कौन है जो कि मतलब इन्वॉल्व है लेकिन जो है वह पार्टिसिपेट, जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या कर देना, रिमूव कर देना है, बचा कितना Zn प्लस, जैसे बैलेंस कर लीजिएगा तो बैलेंस करेंगे तो 2HCl हो जाएगा इधर, और इधर क्या है H2। अब बैलेंस करेंगे, इधर आपका हो जाएगा 2 प्लस आयन, इधर से आपने किसको कैंसिल करा दिया, क्लोरीन को कैंसिल, क्या बच गया Zn2 प्लस और प्लस हाइड्रोजन गैस, यही जो हो जाएगा आयनिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो गया, तो किसको कैंसिल कराया, इसको पहले बैलेंस कर लिए, 2 से मल्टीप्लाई किए, Cl से Cl क्या हो गया, 2Cl से 2Cl कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इनको आयंस के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, यही आयन के रूप में रिप्रेजेंट करना ही जो है हमारा क्या है, आयनिक इक्वेशन है। बस इतना था इसमें। अब आगे क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या फायदे हैं, उससे हमको क्या क्या मिलता है, वो चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर इंपॉर्टेंट इन द फॉलोइंग वे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होता है वह जरूरी है नीचे दिए गए तथ्यों के आधार पर। जैसे क्या है, इंफॉर्मेशन ऑन अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वह इंफॉर्मेशन देता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, कि रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं। दे प्रोवाइड डिटेल अबाउट द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है कि ये जो रिएक्शन हुआ है वो किधर से किधर को हुआ है, उसमें एरो बना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मोल रिलेशनशिप, ये जो है मोल रिलेशनशिप में जो है, जैसे कि दे शो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यह जो है दोनों के बीच में रिलेशन को बताता है, यानी कि यह दिखाता है कि मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स या मोल्स जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है। इसके बाद क्या है, मोलर बैलेंस्ड इक्वेशन। ये जो है मोलर बैलेंस्ड होते हैं दोनों साइड के, जैसे कि द कोएफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स, दिस thus it is also called a molar balance chemical equation। मतलब दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं, तो अगर उनका जो है मोलर दोनों साइड का अलग अलग मोलर नंबर आप फाइंड करेंगे तो वो इक्वल आएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर मोलर बैलेंस इक्वेशन होता है। इसके बाद क्या है, क्वांटिटी प्रेडिक्शन, यानी कि ये बता देता है कि कितनी क्वांटिटी किसकी क्या है। दे हेल्प कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट नीडेड, और मतलब कि और प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, मतलब ये जो है अमाउंट बता देते हैं एटम्स के कि कितने चाहिए और कितना कितना रहेगा, तो हमारा रिएक्शन इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा या बनेगा। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ गैस, ये जो है दे इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ गैस, ये जो है गैसेस के वॉल्यूम को बताते हैं। इसके बाद क्या है, लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब होता है कमी, या ये कह सकते हैं कि ये जो बैलेंस इक्वेशन है या केमिकल इक्वेशन, सीधा समझिए, जो केमिकल इक्वेशन है वो उसका लिमिटेशन क्या है, वो कहाँ तक है और कहाँ तक दे रहा है, बात समझ रहे हैं। जैसे कि अब इसमें क्या क्या चीजें ये नहीं बता पाता है वो समझेंगे। डज नॉट शो फिजिकल स्टेट, ये फिजिकल स्टेट को नहीं बताता है। हालांकि आप अपने तरफ जैसे कि जब प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल के थ्रू जो रिजल्ट्स निकलते हैं उस रिजल्ट के अनुसार हम उसको क्या करते हैं, ये बता देते हैं कि इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, बात समझ रहे हैं। तो यानी कि ये फिजिकल स्टेट को, केमिकल इक्वेशन को देख करके आप उसके फिजिकल स्टेट को नहीं बता सकते।
जब तक कि उसमें जो है उसके सॉलिड लिक्विड गैस का सिंबल नहीं दिया हो, यानी कि मोर इंफॉर्मेटिव नहीं बनाया गया हो। अभी मोर इंफॉर्मेटिव आगे बताएंगे, अभी बताया नहीं है, आप समझेंगे। यहाँ पर आप इतना समझिए कि ये जो है फिजिकल स्टेट को शो नहीं करता है। इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सॉलिड लिक्विड गैस और एक्वा सोल्यूशन। ये नहीं दिखाता है कि यह जो है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वा सोल्यूशन है। नेक्स्ट, नो इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन कंडीशन, यानी कि यह जो है रिएक्शन के कंडीशन को नहीं बताता है कि कितना टेम्परेचर पर उबाला गया, कितना टेम्परेचर पर इसको या कितना प्रेशर दिया गया और टेम्परेचर को लो रखा गया, हाई रखा गया, कैसे ये केमिकल रिएक्शन हुआ, ये चीजें जो है केमिकल इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट, डज नॉट इंडिकेट रिएक्शन स्पीड, ये इसके स्पीड को नहीं बताता है कि कितना फास्ट रिएक्शन हुआ होगा। जैसे H2O जो बनता है वह क्या चीज से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है मिलकर के, बात समझ रहे हैं। अब ये बनता है, अब इधर आपका बन गया H2O, तो ये जो आपका केमिकल इक्वेशन है ये आपको ये नहीं बताएगा कि ये क्या था, ये क्या था, सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, या ये क्या मिला। और दूसरी चीज, यह इसके स्पीड को भी नहीं बताएगा, इसके स्पीड को नहीं बताएगा कि कितने घंटे में हो गया था, कितना फास्ट हुआ था, कितना स्लो हुआ था। इसके बाद और क्या नहीं शो करता है, डज मतलब कि नो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, मतलब कि जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है, यानी कहने का मतलब कितना गाढ़ा है या यानी कि इसमें कौन से किसकी मात्रा कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, इस कंसंट्रेशन को मतलब कि ये शो नहीं करता। इसके साथ में डज नॉट शो एनर्जी चेंज, ये एनर्जी शो को, एनर्जी चेंज को भी नहीं दे। जैसे आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो उस समय सब चीजें आपको दिखेंगी कि मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, लेकिन अगर उसको अगर हम कर ले, केमिकल रिएक्शन को मैंने कंप्लीट कर लिया, उस केमिकल रिएक्शन को फिर इक्वेशन के थ्रू मैंने दिखा दिया। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके मतलब मैंने जो है क्या बनाया, वाटर बनाया, और ये जब बनाने के बाद अगर ये हमने आपको दे दिया और मैं बोलूं कि अब ये बताइए कि हाइड्रोजन क्या था, ऑक्सीजन क्या था, ये क्या बना, इसका टेम्परेचर कितना रखा गया रहा होगा, किस टेम्परेचर पर इसको किया गया होगा, कितना प्रेशर दिया गया होगा, या इसमें जो है एनर्जी रिलीज हुई थी या एनर्जी कंज्यूम हुई थी, टेम्परेचर निकला था, साउंड निकला था, आप ये इक्वेशन को देख करके नहीं बता सकते हैं जब तक कि आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल करेंगे तभी आप ये बता पाएंगे कि इसका जो है टेम्परेचर कितना हाई रखा गया था, लो रखा गया था, प्रेशर कितना हमने दिया था और ये कितना समय लिया था। तो केमिकल इक्वेशन इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। इसके बाद क्या है, मल्टीपल चॉइस। अब कुछ क्वेश्चन हैं इस बेस पर, इसको देख लेते हैं। जैसे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द गिवन इक्वेशन। ये जो नीचे दिया गया इक्वेशन है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। तो ट्रू नहीं है तो कहता है कि जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर द रिएक्टेंट। तो देखिए इधर जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, इधर जो होता है प्रोडक्ट होता है, इधर रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट। तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, ट्रू है। इसमें करेक्ट कौन ट्रू नहीं है वो बताना है। जिंक सल्फेट इज नॉट, इज द प्रोडक्ट, जिंक सल्फेट ये है और ये इधर का जो रहता है वो क्या रहता है, प्रोडक्ट रहता है। तो ये प्रोडक्ट है, जिंक सल्फेट प्रोडक्ट है, ये भी ट्रू है, मतलब दिस ट्रू, दिस वन आल्सो ट्रू। इन नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एज अ प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन गैस जो है प्रोडक्ट के साइड में ये बच गया, ये भी ट्रू हो गया। इट इज नॉट अ बैलेंस, तो बैलेंस है कि नहीं अब देख लीजिए, हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन इधर 2, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 1, जिंक 1 1, बैलेंस है।
यही आपका जो है फॉल्स है। कहने का मतलब करेक्ट ऑप्शन डी होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे कहता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है वह क्या होता है? हैज डिफरेंट नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होगा। ये कौन से लॉ से होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कहता है कि रिएक्टेंट के तरफ के एटम्स प्रोडक्ट के तरफ के एटम्स के ऑलवेज इक्वल होते हैं। इसके बाद क्या है? फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहता है? हैज इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑलवेज। ये कह रहा है कि हैज इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट का जो नंबर है वह हमेशा प्रोडक्ट के हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ये भी ठीक है लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे ये ज्यादा सुटेबल दे रहा है, क्योंकि ये इसको भी अपने साथ इंक्लूड कर रहा है। हैज अनइक्वल मासेस, ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर जो है क्या करना है? समझेंगे। अभी यहां पर जो है कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो आपको केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं इन्हें बैलेंस करना है। ये जो आपको इक्वेशन दिया गया है इसे क्या करना है? हाँ, तो अब जो है क्या करना है? अब ये आपको जो है क्या कर रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को जो है क्या करें? बैलेंस करें। तो देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आपको जो है बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस का हेल्प लेना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं। इधर जो है आपका हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 4। इधर जो है आपका SO4 है, इधर भी SO4 है। बचा क्या? Na, सोडियम। सोडियम हो गया। इसके साथ में और क्या बच गया? हाइड्रोजन जो है वो आपका 2 हाइड्रोजन भी बचा हुआ है। तो दो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन ले लीजिए। और एक क्या बचा हुआ है? ऑक्सीजन। जैसे कि ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर क्या है? 4। इधर एक 2 ऑक्सीजन ये एक्स्ट्रा है, तो ये ऑक्सीजन आप यहाँ पर ले लेंगे। अब जो है सोडियम कितना हो गया? 2। यहाँ पर 1। हाइड्रोजन कितना है? इधर 4, इधर कितना है? 3। सल्फ ऑक्सीजन कितना है? 4। ऑक्सीजन कितना है? 4। सॉरी 4 + 2 6। इधर आपको 6 करना होगा। हम अगर 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अब इधर आइए देखिए, Ba इधर है, Cl2 नहीं है, ओके, SO4 है, हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बैलेंस कर दीजिए। क्लोरीन 2 चाहिए, हाइड्रोजन भी 2 चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2HCl हो जाएगा। कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां पर जो है देखिए क्या ना, Mg ले लीजिए। क्लोरीन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बच गया। Mg हाइड्रोक्साइड, तो MgOH। तो अब यहां पर जो है, अब देखिए Mg कितना है? 1।
हाइड्रोजन कितना है 2 2 जा 4, इधर कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है, तो इसका जो है क्या कर देंगे ट्वाइस कर देंगे। फिर से समझेंगे, जैसे ये आपका दिया हुआ है 2HCl इक्वल टू MgCl 2 + 2H2O, और इधर जो है खाली स्थान है, इसको आपको फिल करना है। तो देखिए क्लोरीन मतलब हाइड्रोजन कितना है 2, इधर इधर कितना हाइड्रोजन 4, इधर क्लोरीन कितना है 2, इधर कितना है क्लोरीन 2, तो क्लोरीन को टच नहीं करना। Mg बच गया है, Mg को लिख लेंगे यहाँ पे, मैग्नीशियम को। इसके बाद क्या बच गया आपका, हाइड्रोजन 2 बचा, ऑक्सीजन भी आपका 2 बच गया, क्योंकि ऑक्सीजन इधर नहीं है, तो ऑक्सीजन तो हाइड्रोक्साइड होता है ना। ये हो जाएगा OH। अब हाइड्रोक्साइड जो है इधर ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2 एक्स्ट्रा था, तो 2 का इधर क्या कर लोगे मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इधर ध्यान देंगे, इधर जो है नाइट्रोजन, और क्या बच रहा है, ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन आपका जो है कितना है 3 2 जा 6, इधर कितना है नहीं, तो हाइड्रोजन लेते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन आपका 3 हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये मिलेगा। इसके साथ में क्या हाइड्रोजन 6 था, तो 2 का इधर क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना 2 3 जा 6 हो गया, और Cu कितना 3 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन भी 3, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 3 हो गया, तो बैलेंस हो गया। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। इसके बाद जो है ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको समझेंगे और क्वेश्चंस को खुद से बनाएंगे। ये सब पढ़ाया जा चुका है। जो क्वेश्चन है व्हाट डज द सिंबल, AQ का सिंबल क्या होता है, तो एक्वा सॉल्यूशन होता है, वो देख लेंगे। व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या कारण है, इसमें मिस्टेक आपको सर्च करना है। बैलेंस इक्वेशन फॉर हीटेड आयरन, ये आपको बताया जा चुका है इससे पहले एग्जाम्पल्स में। इसके बाद वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इधर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इधर का टोटल नंबर ऑफ एटम निकालेंगे और इधर का टोटल नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, और दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब इसके बारे में कल से स्टार्ट करते हैं, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।